क्या कर्व ही ना हो, स्ट्रेट लाइन चले उसके। हेडिंग डालिए डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। चलिए, डायनेमिक्स का मतलब होता है यहाँ पे हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, और सर्कुलर मोशन में बस एक ही फोर्स नया लगता है। सर्कुलर मोशन में बस एक ही फोर्स नया लगता है, बाकी फोर्स तो पुराने वाले हैं, वो तो लगते ही है। एक फोर्स नया लगता है, कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हेडिंग डालो सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहले तो लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ एफ सी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। डायरेक्शन ऑफ एफ सी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि एफ सी इज द कंपल्सरी फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। एफ सी इज द कंपल्सरी फोर्स एफ सी इज द कंपल्सरी फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन। तो एफ सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का सेंट्रीपिटल एक्सलेशन देगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा एक्सलेशन देगा? सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कंपल्सरी एक्सलेशन होता है। वो कहाँ से आता है? फोर्स से ही तो आता है। तो ये जरूरी है। अब तीसरा पॉइंट है, लेकिन वो तीसरा पॉइंट लिखने से पहले आपको समझना पड़ेगा, है ना, क्या है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि समझना, देखा, सेंट्रीपिटल को समझो। सेंट्रीपिटल जो है अलग तरह का फोर्स है। जैसे अभी तक हमने जो फोर्स पढ़े, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, उनमें जैसे रस्सी है, रस्सी खींच रही है किसी चीज को, तो वो टेंशन फोर्स ही होगा। स्प्रिंग कंप्रेस हो गई और वो धक्का मार रही है या खींच रही, जो भी कर रही है स्प्रिंग, वो स्प्रिंग फोर्स ही होगा। ठीक है ना। दो सरफेस के बीच में, रफ सरफेस के बीच में फोर्स आ रहा है, उसको हम फ्रिक्शन कह देते हैं। तो हर फोर्स एक पर्टिकुलर जगह पे लगता है जहां उसको लगना होता है, और उसी को वही कहते हैं। लेकिन एफसी के साथ ऐसा नहीं है। एफसी कोई फोर्स नहीं है। एफसी एक पोस्ट है जो किसी भी फोर्स को दी जा सकती है, जो वो काम करेगा जो एफसी का होता है। समझना, जैसे मैंने एक रस्सी से बॉल को बांधा और घुमा रहे हैं, तो बॉल क्यों घूम रही है? क्योंकि ये रस्सी से बंधी हुई है, और रस्सी कौन सा फोर्स लगा रहा है बॉल पर? टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है, जो हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। और अगर रस्सी काट दे तो, बॉल घूम रही है और रस्सी काट दी तो भी क्या पार्टिकल घूमता रहेगा क्या? नहीं घूमता। अगर मान लो हम अर्थ की बात करें, तो सन के चारों तरफ घूमती है। क्यों घूम रही है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है सन की तरफ, जो उसको घुमा रहा है। तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स हो जाएगा? ग्रेविटेशनल। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल की तरह काम करेगा। जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे। तो समझ में आई बात? सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ऐसे फोर्स नहीं है कि भाई ये मतलब इसको बोलते हैं ये तब, कि कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल हो सकता है, जो भी उसका काम करेगा। और काम क्या है? घुमाना। ठीक है क्या? जैसे कुछ एग्जाम्पल पर लिखेंगे कि मान लीजिए
एक रस्सी से पत्थर को बांध के ऐसे घुमा रहे हैं। कौन से प्लेन में घुमा रहे हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब सर्कल जो है हॉरिजॉन्टल बन रहा है। दो तरीके से सर्कल बन सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल। अच्छा, इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा और एमजी किधर लगेगा? क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूं तो एमजी नीचे लगेगा, तो सेंटर की तरफ तो बस टी लगेगा, और आगे क्या लग जाएगा? ए सी। अब मैं एफ नेट बराबर एम ए लगाता हूँ यहाँ पे। एफ नेट बराबर एम ए, तो रेडियल इस डायरेक्शन में है, केवल एक ही फोर्स दिख रहा है, टी, एक्सलेशन डायरेक्शन में, एम ए सी। तो ये जो टी आ गया ना यहाँ पे, टी हो जाएगा सेंट्रीपिटल। भाई एम ए सी को ही तो एफ सी कहेंगे। जैसे ए सी हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन में मास का मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स बन गया। तो एम इंटू ए सी कौन सा फोर्स बन गया? एफ सी, जो किसके बराबर? टेंशन के। तो यहाँ पे टी हो गया सेंट्रीपिटल। समझ में आ रही बात? जैसे एक और एग्जांपल, मान लो अब रस्सी से पत्थर को बांध के घुमा रहे हैं, लेकिन वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन का मतलब ऐसा, हाँ ऐसा घुमा रही हूँ। अब अगर मैं देखूं, ये बी से घूम रहा है मान लो, तो इसमें नीचे क्या लगेगा? एम जी। और ऊपर क्या लगेगा? 10। और एक्सेलेरेशन किधर आएगा? और इसमें आप अगर लिखोगे एफ नेट बराबर एम ए, तो एफ नेट क्या लिखोगे? टी माइनस इज इक्वल टू एम एस, और ये टी माइनस एम जी हो जाएगा एफ सी। तो इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स ना टी है ना एम जी है, टी माइनस एम जी, ऐसा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? रेडियल डायरेक्शन में लगने, रेडियल डायरेक्शन क्या होती है? जो रेडियस वाली डायरेक्शन, अलोंग रेडियस। रेडियस क्या होती है? सर्कल की रेडियस यही तो होती है। ये ऐसे कहीं पे इधर हो जाएगी, तो जो रेडियस की डायरेक्शन में जो होगा उसको रेडियल डायरेक्शन। तो रेडियल डायरेक्शन में जो भी नेट फोर्स होंगे वही एफ सी होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल, मान लो यही पत्थर वर्टिकल प्लेन मतलब घूमते घूमते इधर आ गया, और इसकी वेलोसिटी है वैसी होगी, वर्टिकल प्लेन, और मान लो ये थीटा पे है। अब कैसे बनाएंगे? नीचे क्या बनाएंगे? एम, इधर क्या बनाएंगे? टेंशन टी, और एसी भी इधर बने। किसके कंपोनेंट करेंगे? टी के की एम जी के? क्योंकि हमें रेडियल डायरेक्शन में लिखनी है ना इक्वेशन, तो एम जी के कंपोनेंट करेंगे, एक इधर एक इधर, ये थीटा आ जाएगा तो ये एम जी। इक्वेशन क्या बन जाएगी? टी माइनस बराबर एम ए सी, टी माइनस एम जी कॉस थीटा बन जाएगा एफ। तो इस केस में सेंट्रिपिटल फोर्स टी माइनस एम जी कॉस थीटा होगा, ये है। तो एफ सी क्या है? कोई फिक्स चीज नहीं है। रेडियल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग जाते हैं वही एफ सी हो जाता है। तो एफ सी हम क्या कहेंगे? एफ सी या सेंट्रिपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स, बस वो पोस्ट है ना। centripetal force is not a new force, it is the resultant of all the forces acting in the radial direction। ठीक है, तो लिखो थर्ड पॉइंट, centripetal force is not new force, centripetal force is not a new force, centripetal force is not a new force, it is the resultant it is the resultant of all the forces it is the resultant of all the forces acting in the radial direction।
अब ये बना लो बाकी के। स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम इन सर्कुलर मोशन। स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शंस अलग तरीके से होती है। जैसे लीनियर मोशन में तो हम डायरेक्शन क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तीन एक्सिस हम डायरेक्शन में ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड नहीं लेते, यहाँ पे कुछ और तरीके से लेते हैं। जैसे ऐसे कि मान लो ये सर्कुलर पाथ है और ये पार्टिकल है, कैसे भी घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, पर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो उसमें तीन तीन डायरेक्शन कैसे लेंगे, है ना। तो एक तो है रेडियल डायरेक्शन। तो रेडियल डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन। जैसे अभी यहाँ है तो ये रेडियल हो जाएगी। यही पार्टिकल अगर यहाँ होता, ये डायरेक्शन रेडियल हो जाती, रेडियल डायरेक्शन। फिर आती है टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो जो सर्कल पे, सर्कुलर पाथ पे टेंजेंट होगी उसी प्लेन में, है ना। तो ये वाली डायरेक्शन, ये अपन ने सर्कल पे क्या डाल दी, टेंजेंट, इसको बोलेंगे अपन टेंजेंशियल डायरेक्शन। जैसे अगर पार्टिकल यहाँ होता तो टेंजेंट ऐसी हो जाती, ये पार्टिकल यहाँ होता तो टेंजेंट ये हो जाती, तो फिर टेंजेंट ये हो जाती और रेडियल ये हो जाती। ये पार्टिकल यहाँ होता तो टेंजेंट ये हो जाती और रेडियल ये हो जाती है। तो दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और तीसरी डायरेक्शन एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है। अब एक्सिस कहाँ होती है, एक्सिस क्या होती है, सर्कल की सिखाई थी ना एक दो तीन लेक्चर पहले। क्या होती है, जो सर्कल बनता है उसके परपेंडिकुलर, सर्कल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को एक्स, मतलब सर्कल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्सिस होती है, तो सर्कल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्सियल डायरेक्शन कहलाती है। तो सर्कल का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक्सियल। तो ये वाली हो जाएगी एक्सियल, ये। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इसको, क्रॉस, क्रॉस या डॉट, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, डायरेक्शन कौन सी, एक्सियल डायरेक्शन। ऐसे करके यहाँ तीन डायरेक्शन होती है। इसको अपन लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू सर्कुलर पाथ। एक्सेल में लिख लेना, नहीं भूल जाओगे, लिख लो पहले। रुक जाओ, चलो ठीक है, पहले पूरा सुन लेते हैं। तीनों डायरेक्शन में कोई कोई डाउट है क्या, एक्सियल, रेडियल, टेंजेंशियल। यहाँ पे तीन डायरेक्शन ऐसे चलेंगे, एक्स वाई जेड या ऊपर नीचे दाएं बाएं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, कुछ भी नहीं लेंगे काम में। कौन सी डायरेक्शन काम में लेंगे, रेडियल,
एक्सियल टेंजेंट। ठीक है क्या? तो लिख लो पहले, चलो लिख लो। लिखो। हाँ, नहीं नहीं, ये लिखना है। अब स्टेप्स लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? तो एक बात बताओ, ये डायरेक्शन कैसे पता लगेंगी? ये डायरेक्शन कैसे, जब तक सर्कल नहीं दिखेगा तब तक टेंजेंट कैसे दिखेगी? जब तक सर्कल नहीं दिखेगा तब तक रेडियल कैसे दिखेगा? तो सबसे पहले इन सर्कुलर मोशन के सवालों को करने का सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि सवाल कैसा भी हो, आप उस सवाल को पढ़ के, उसमें हो सकता है डायग्राम दिया हो, नहीं दिया हो, तो वहां पे आपको पार्टिकल का सर्कुलर पाथ बना लेना है कि पार्टिकल इस पाथ पे घूमेगा, वो जैसा भी हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, सवाल के अकॉर्डिंग जैसा भी होगा। तो आपको सबसे पहले सर्कुलर पाथ ड्रॉ करना है। समझ गए? क्योंकि सर्कुलर पाथ ड्रॉ करने के बाद ही डायरेक्शंस दिखेंगे और तभी आगे काम होएगा। तो पहला काम तो यही है, लिखो ड्रॉ सर्कुलर पाथ, कॉमा सर्कल एंड रेडियस। ड्रॉ, जल्दी लिखो, ड्रॉ सर्कुलर पाथ, कॉमा रेडियस एंड सेंटर। मतलब तीनों चीजें पता हो जाएगी। क्योंकि सेंटर क्यों जरूरी है? सेंटर की तरफ ही तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। सेंटर उल्टा पुल्टा मान लिया तो उधर ही लगाने लग जाओगे, फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिखेगा ही नहीं किधर लगाए, या भूल ही जाओगे या छूट ही जाएगा वो। सेंटर, ये तीनों दिमाग है, क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, ये तीनों बातें दिमाग में क्लियर की पार्टिकल ऐसे घूमेगा, ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है। ठीक है। दूसरा पॉइंट तो अपना वही, ड्रॉ एफबीडी। दूसरा स्टेप, स्टेप 2, ड्रॉ एफबीडी। और थर्ड स्टेप वही क्या, अप्लाई एफ नेट बराबर एम एन। लेकिन अप्लाई एफ नेट बराबर एम एन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन। और यहाँ पे डायरेक्शंस क्या होंगी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस नहीं होंगी, यहाँ पे ये होंगी। तो तीनों में कैसे कैसे इक्वेशन लगेगी वो आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक्सियल डायरेक्शन लेते हैं। इन एक्सियल, पहले तीनों डायरेक्शन देख लो। इन एक्सियल डायरेक्शन तो सुनना, एक्सियल डायरेक्शन कौन सी है सर्कल के लिए? अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है मान लो, ये, तो ये एक्सियल हो गई। तो एक्सियल डायरेक्शन में जो फोर्सेस का नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स ऑफ इन द एक्सियल डायरेक्शन शुड बी जीरो। क्यों? बताओ। एक्सियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो रहेगा हमेशा, क्यों? तुम सोचो कि अगर एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स आ गया तो एक्सीलरेशन भी आएगा, तो पार्टिकल फिर चलेगा भी इधर। मतलब पार्टिकल घूम भी रहा है और आगे चल रहा है, एक्सियल डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये सर्कुलर पाथ तो नहीं रही, तो हेलिकल बन गया। हेलिकल, हेलिकल पाथ बन गया। इसका मतलब अगर सर्कुलर मोशन पड़ रहा है और सर्कुलर पाथ है तो एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स हमेशा जीरो होना पड़ेगा। ठीक है क्या? फिर आपका आ जाता है रेडियल डायरेक्शन। तो रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन बनाना तो अभी अभी सिखा दिया। कब सिखाया? अभी अभी 3 एग्जाम्पल कराए थे।
टी इज इक्वल टू एम ए सी टी माइनस एम जी बराबर, तो कैसे कर रहे थे वही करना है, एफ बी डी बनाएंगे और एफ नेट बराबर एम ए लिख देंगे। तो रेडियल डायरेक्शन के लिए एफ रेडियल का समेशन, एफ नेट लिखने का ही तरीका है, बराबर क्या हो जाएगा, एम ए सी। ठीक है क्या। और रही पांचवी डायरेक्शन, इन टेंजेंशियल। अब टेंजेंशियल में तो ऐसा है कि टेंजेंशियल में तो कौन सा एक्सीलरेशन आ सकता है, एटी, और एटी कभी आता है और कभी नहीं आता है, एटी कंपलसरी एक्सीलरेशन तो नहीं। ये दो इक्वेशन तो, ये तो हर सर्कुलर मोशन में लगेगी ही लगेगी, क्योंकि इसके बिना तो सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा, देखते हैं अभी सिचुएशन के हिसाब से, ये भी जनरली आती है। पर टेंजेंशियल में तो ऐसा है कि ये कंपलसरी तो है नहीं, अगर अल्फा होगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा, ओमेगा बढ़ रहा होगा, बी बढ़ रहा होगा, तो ये आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो जब आएगा तो इक्वेशन लगा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे समझ रहे हो क्या बात। तो ये तो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, सवाल के सवाल क्या कह रहा है कि अगर कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है पार्टिकल तो ये नहीं आएगा, कांस्टेंट ओमेगा से घूमेगा तो इसकी क्या, ये तो चेंज ही करता है ना, बी को चेंज करता है, ओमेगा को चेंज करता है। और अगर लग रहा है तो भी डरने वाली बात नहीं है, हमको क्या करना है, सिर्फ एफ नेट टेंजेंशियल बराबर एम ए टी, खत्म। लगा देंगे अगर जरूरी होगी तो। इफ रिक्वायर्ड मैंने इसलिए लिखा है कि ये ना हो कि आप हमेशा सोच ये कैसे लगाएं, पहले देख लो जरूरी भी है क्या। और जरूरी कब होगी, जब ए टेंजेंशियल होगा, अल्फा दिया हो या ए टेंजेंशियल दिया हो, या कहा हो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कौन से सर्कुलर मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओनली, ऐसा। तो ये है आपके सर्कुलर मोशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्टेप्स, बस यही है और कुछ भी नहीं, लिख लो। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, तो पहले हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और फिर बाद में पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। दोनों में सर अलग अलग ऐसा क्या है, ऐसा कुछ खास अलग अलग नहीं है, थोड़ा ही अलग है, पर अलग अलग करके पढ़ते हैं। पहले सर हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे जिसमें सर्कल ऐसा रहेगा, ऐसा मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा, ठीक है। और फिर बाद में वर्टिकल ऐसा रहेगा। तो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 12, ठीक है ठीक है। दो बॉल है ये, एम मास की, ये लेंथ एल ले लेते हैं, ये लेंथ भी एल ले लेते हैं। ऐसा स्मूथ सरफेस है, नीचे फ्रिक्शन नहीं है, मतलब फ्रिक्शन नहीं दिया हो तो नहीं है, और कुछ नहीं दिया तो स्मूथ दिया है। तो ऐसे रखे, रस्सी से बांध रखा है दो बॉल को, और मस्त रखे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया, इस पोल को ऐसा घुमाने लग गए, तो ये पूरा सिस्टम ऐसा गोल घूम रहा है, ऐसा दिख रहा है, कैसे गोल घूमेगा, ये दोनों बॉल, ये पोल ऐसे करके यूं घूम रहा है, ऐसा गोल गोल, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है कि सिस्टम रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड टेंशन फोर्स in the strings, find tension force in the strings, constant angular velocity ओमेगा, ये मतलब ये बता रहे हैं कि ओमेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से पूरा सिस्टम घूम रहा है,
सिस्टम रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। करो। तो आपको 5 स्टेप लिखाई है। फर्स्ट स्टेप क्या है? सर्कुलर पाथ बनाओ, रेडियस देखो क्या है क्या नहीं है, उसके बाद एफबीडी और ये सब करके देखो, फिर मैं करके दिखाता हूँ। सोचा, कुछ सोचा किया। चलो, आप पेन रख दो इधर, देखो कैसे अपन को स्टेप लगानी है, वही पांचों स्टेप लगाऊंगा और आखिरी सवाल तक हम यही लगाएंगे। पहले सवाल में करना सीख रहे हैं, आखिरी तक हम यही करेंगे, लेकिन बस आपको सीखना है। बस जब आप सीख जाओ, डन। तो सबसे पहले आप सर्कल ढूंढो, इनके सर्कल बनाओ, इनके सर्कुलर पाथ बनाओ, इनके सेंटर बताओ। जैसे इस मास की बात करें तो कैसे घूमेगा ये सेंटर रहेगा और ऐसे घूमेगा। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? एल रेडियस के सर्कल में घूमेगा हॉरिजॉन्टल ऐसे। इसकी बात करें तो थोड़ा बड़ा सर्किल बनेगा, सेंटर यही रहेगा, पर रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 है। ऐसे करके थोड़ी फीलिंग आएगी, हाँ ऐसा घूमेगा। ठीक है, अब एक एक करके आप बीडी बनाते हैं। पहले किसी का भी बना लो, बाद में किसी का भी बना लो। मैं इसका बना के स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका, किसका? ये वाले का। बाद वाले का एबिडी बना रहा हूँ मैं, दोनों सेम लगेंगे दिखने में, इसलिए बोल दे रहा हूँ ये वाले का बना रहा हूँ। नाम है तो ए भी दे दो चाहो तो। हाँ, M1 M2 दे देते वो भी ठीक था। बी वाले का एबिडी बना रहा हूँ मैं। तो इसका सर्कल बना दिया और ये एम मास बना दिया, बी पार्टिकल है। ठीक है, एबिडी बनवाओ इसकी। तो नीचे क्या लगेगा? अच्छा, एम जी की डायरेक्शन बताना क्या होगी? बोलो बोलो, कौन सी डायरेक्शन है एम जी की? एक्सियल एक्सियल डायरेक्शन, सर्कल के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सर्कल। तो लिखा ना, सर्कल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी? एक्सियल डायरेक्शन। नहीं, मैंने टेंजेंशियल में बात बोली थी कि टेंजेंशियल उसी प्लेन में लेनी है जिस प्लेन में सर्कल घूम रहा है। पहले ही काम में होगा काम। एम जी कौन सी डायरेक्शन है? एक्सियल। ऊपर क्या लगेगा? आगे क्या लगेगा? और इधर क्या लगेगा? ऐसे। तो सबसे पहले एक्स, तो ये काम दूसरा भी हो गया, स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गई, बन गया एफबीडी। डायरेक्शन भी समझ ली हमने, एम जी एक्सियल है, नॉर्मल भी एक्सियल है। टी किस डायरेक्शन में है? रेडियल डायरेक्शन में, ऐसा करके। फिर हमने देखा कि एक्सियल डायरेक्शन में क्या सिखाया है? एफ नेट बराबर एम, एफ नेट बराबर 0 से, मतलब कुल मिला के इक्विलिब्रियम करना है। एफ नेट बराबर 0 का मतलब एन बराबर कितना हो गया? पूछा नहीं था, पर अभी जब फ्रिक्शन लगेगा तो काम आएगा। और फिर रेडियल, रेडियल में क्या इक्वेशन बनेगी? T इज इक्वल टू एम ए सी। टी बराबर एम ए सी कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, और रेडियस कितनी है इसकी? 2L। तो इसको T1 लिख देता हूँ। T1 के यहाँ पे T1 बना देता हूँ, 2 T आएंगे ना, इसको T1। तो T1 बराबर 2 M ओमेगा स्क्वायर L, ये T1 आ गया। इसको फर्स्ट स्ट्रिंग, इसको सेकंड स्ट्रिंग बोल, ठीक है। बस हो गया, T1 आ गया। इस रस्सी में टेंशन आ गया, इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन आ गया। अरे समझ में आया? चलो एक और बार लगा के दिखाता हूँ ये पांचों स्टेप फिर से, इस बार समझ में आ जाएगा इसमें। तो अब मैं किसका एबीडी बनाऊंगा? बीच ये रखा है जो, हाँ इसका बनाता हूँ। ठीक है, देखना, ध्यान से देखना, वही काम फिर से करूंगा। एम जी नीचे लगेगा, कौन सी डायरेक्शन है ये? एक्सेल डायरेक्शन है। ऊपर क्या लगेगा? अंदर क्या लगेगा? T2। बस, एक इस साइड भी लगेगा T1, और एक्सेलेरेशन है ACS है। अब अगर एक्सियल डायरेक्शन में देखेंगे तो क्या बन जाएगा? और रेडियल में देखेंगे तो T2 माइनस T1 बराबर MAC। सही है, T1 तो पता लग ही गया, T2 निकालना है। T1 को इधर ले जाके ऐड कर देंगे तो T2 की जगह T2 लिखा, इज इक्वल टू M की जगह M, AC की जगह ओमेगा स्क्वायर
इसकी रेडियस कितनी है, एल, तो एल प्लस T1, 2m ओमेगा स्क्वायर एल, तो T2 कितना आ गया, 3m ओमेगा स्क्वायर। ये आ गए आपके दोनों टेंशन। पूछो क्या डाउट है। तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप्स में डायनेमिक्स का हर सवाल हो जाएगा, हर सवाल। पूछो, आगे समझ में। अच्छा, फिफ्थ स्टेप क्यों नहीं लगाई, क्योंकि कहा था रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो बस काम हो गया। थर्टीन है ना। नोट कर लिया। तो इधर देखो, ये इसमें स्प्रिंग जो है अभी नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ एल है, मास एम रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं इसको कि इसको कांस्टेंट ओमेगा से घुमा दिया, कांस्टेंट ओमेगा से घूमने लगा है, और इसमें बताओ, अच्छा ये इसको घुमाएंगे तो इलोंगेशन आएगा, स्प्रिंग खिंच जाएगी या कंप्रेस हो जाएगी, इलोंगेशन होएगा, इलोंगेशन आके एक इलोंगेशन सेट हो गया है, तब पूछा है फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, निकालो। तो आप एक लाइन अपने वो लिख सकते हो कि सिस्टम रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो इधर देखें सब है ना, और सीखे है ना, एक दो में नहीं आएगा ये कहने को 5 स्टेप है, पर इसमें टाइम लगेगा ना, तो सीखते जाएं बस। देखो कैसे करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि घुमाया तो इलोंगेशन आ गया, बिल्कुल आ गया, तो इसका मतलब स्प्रिंग इलोंगेट हो गई, और ये जो ब्लॉक है ये ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा, इसकी रेडियस एल प्लस एक्स हो गई होगी, एल तो ऑलरेडी लेंथ थी स्प्रिंग की, एक्स उसमें इलोंगेशन आ गया होगा। ठीक है, अगला काम एफबीडी बनाने का। नीचे लगा एमजी, एमजी की डायरेक्शन क्या है, अंदर क्या लगेगा, ये खिंचा है ना, हाँ, स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे, स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल का काम करेगा, है ना, एफ एस पी लिख दो, एफ एस पी और के एक्स। अब एक्सियल, एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स क्या करती है, बैलेंस, स्टेप नंबर 3। रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन क्या लिख दी, एफ एस पी इज इक्वल टू एम ए सी, एफ एस पी क्या है, के एक्स, ओमेगा स्क्वायर आर, एक्स निकालना है, के एक्स बराबर एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। इधर ले जाके एक्स कॉमन ले लेना, ये आपका आंसर हो गया एक्स का। लिखो, पूछो क्या डाउट है इसमें। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनिकल पेंडुलम का। मतलब क्वेश्चन है ये, है ना, क्वेश्चन ही है। बस बाकी जो इसमें रिजल्ट निकलेंगे वो, जो आंसर्स निकलेंगे उन्हें एज रिजल्ट भी याद रख सकते हैं चाहो तो। मैं तो ऐसा कोई सजेशन देता है, आपको मन करे तो कर सकते हैं। पर इसमें जो होगा, इसमें जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम को क्या कहेंगे? कॉनिकल पेंडुलम। आपकी 11th में, मतलब आपकी फिजिक्स में तीन चार तरह के पेंडुलम हैं, जिनमें से एक ही ये है कॉनिकल पेंडुलम। ठीक है। तो कॉनिकल पेंडुलम को समझने से पहले आप ये देखो देखो कि मतलब कॉनिकल पेंडुलम क्या है वो भी बताते हैं आपको। बाकी ये देखो पहले, ऐसा होता है और आपने किया भी होगा, आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी देख लो। जैसे अभी ये पेन है, अरे है क्या, क्या है, ऐसे है। अब मैं इसको घुमाऊंगा ना, तो ये पेन अपने आप ऊपर उड़ जाएगा। पता है सबको, होगा कि नहीं होगा ऐसे? ऐसे कैसे होगा ये? अभी नीचे आ गया, अरे आ गया ना नीचे, और घुमाते ही देखो ये उठ ऊपर हो गया। अरे होगा कि नहीं होगा? और नीचे आ गया। अब एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिएगा, दे दे भाई, इतना क्या शर्मा रहा है? गौरव पांडे सर को थोड़े दूंगा। जैसे ये है, इसमें भी ऐसा है कि जैसे इसको अब मैं ऊपर नहीं ला रहा हूँ, लेकिन घुमाऊंगा ना, तो ये अपने आप ही ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा। अरे हो रहा है क्या? और छोड़ूंगा तो ये वापस से नीचे चला। तो ये जो हो रहा है, ये जो मैं कर रहा हूँ, यही है कॉनिकल पेंडुलम। ये जो घूमते हुए आपको दिख रहा है ना, ये क्या कहलाता है? कोनिकल पेंडुलम। बस यही। धन्यवाद। तो एक स्ट्रिंग से एक बॉल, बॉब, जो बोलना चाहो बोल दो, स्टोन बंधा हुआ है। अच्छा, अगर हम घुमा नहीं अगर हम घुमा नहीं रहे इसको, ऐसा गोल गोल घुमा नहीं रहे, तो क्या ये इस पोजीशन में रह सकता है? नहीं, ये नीचे आ जाए। इसका मतलब घूम रहा है। और कितने एंगल पे घूम रहा है? थीटा एंगल पे घूम रहा है। मास कितना है? एम है। लेंथ इस स्ट्रिंग की कितनी दे दी? एल दे दी। तो क्वेश्चन लिखो, अब इसका क्वेश्चन लिखो कि पेंडुलम रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी सच दैट पेंडुलम rotates with constant angular velocity such that such that such that bob stays at angle theta। stays मतलब STAYS। bob stays at angle theta as shown in figure। मत लिखो ये तो ठीक है। फाइंड फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ ओमेगा, वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ ओमेगा। सेकंड क्वेश्चन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। थर्ड क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। करो। चलो आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती होती है इसकी, इसका सर्कल नहीं बनाते, ये बनाते तो अजीब सा बनाते हैं। मुझे बताना कि जब ये पार्टिकल घूमेगा उसका सेंटर कहाँ होगा? ये होगा, ये होगा ना सेंटर। अभी घुमा के दिखाया था ना, तो पार्टिकल ऐसे घूमेगा, तो सेंटर ये होगा। कितने लोगों ने सेंटर ये लिया? ये कितने लोगों ने सेंटर?
तुमने। और जो रेडियस होगी वो ये होगी ना कि एल। तो रेडियस क्या होगी इसकी? एल साइन थीटा रेडियस होगी। दो गलती। तो पहली स्टेप सबसे ज्यादा इग्नोर्ड स्टेप 1 और 2 रहती हैं। और यकीन मानो वही सवाल है। अगर वो 2 स्टेप सही हो गई ना, आगे की 3 अपने आप हो जाती हैं। और हमारा सारा ध्यान रहता है तीसरी चौथी पांचवी पे। जबकि मैं बता रहा हूँ आपको, अभी तो खैर और बहुत सवाल करने हैं, तो और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि काम की स्टेप 3 4 5 है ही नहीं। काम की तो कौन सी है? 1 2 है। चलो ये ब्लॉक क्या मास है? एपीडी बनवाओ। नीचे क्या लगेगा? डायरेक्शन। अपन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं ना, एम जी एक्सियल ही होगा। कोई और वो ही नहीं है उसके पास, ऑप्शन ही नहीं है। टेंशन किधर लगेगा? इधर लगेगा रस्सी का। डायरेक्शन क्या होगी? क्या डायरेक्शन बोलेंगे टी की? बोलेंगे सर कुछ नहीं बोल सकते। इसके दो कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट तो हो जाएगा ऊपर, वो तो क्या हो जाएगा एक्सियल, ये थीटा। और एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर, टी साइन थीटा। और ये टी। एंगल कैसे निकाला? वो तो अल्टरनेट एंगल से निकल, अल्टरनेट नहीं सॉरी, हाँ अल्टरनेट ही तो हो गया। ये थीटा हो गया, ठीक है क्या? और एसी है। ये आपकी 1 स्टेप 2 स्टेप कंप्लीट। और देखो सवाल दिखने लग गया। अब कुछ नहीं है। अब तो आप बोलेंगे कि एक्सेल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दूंगा, टी कॉस थीटा बराबर एम जी लिख दूंगा। तो बोले टी बराबर आ गया, एक आंसर आ गया। यही तो पूछा था, टेंशन क्या होगी? टेंशन होगी एम जी अपन कॉस थीटा, थीटा गिवन था। थीटा गिवन था, लिखा तो था कि थीटा पे घूमना चाहिए, ओमेगा निकालो, तो थीटा तो गिवन था। दूसरी इक्वेशन किधर लगाऊंगा? अरे बोलो। रेडियल में लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए सी। टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। आर क्या है? एल साइन थीटा। बोले सर ओमेगा यहाँ पे है कैसा, समझ नहीं आया। तो ओमेगा कुछ नहीं, ऐसा है ओमेगा। आप यहाँ दिखा दो ओमेगा, ऐसा ही घूम रहा है ना, ये ओमेगा है। या यहाँ पे ही दिखाते हैं डायग्राम में कई बार की पूरा सिस्टम ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, ओमेगा दिखाना कोई। बाकी सॉल्व कैसे हो जाएगा? टी की वैल्यू कहाँ रख दोगे? यहाँ पे कितनी रख दोगे? एम जी अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद साइन से साइन कट गया, ओमेगा बराबर अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। ये आया किसी का? अब यही है बस, बाकी तो। अब देखो इसको एक ऐसा और देख लो, थोड़ा याद रखने के हिसाब से थोड़ा रिजल्ट जैसा बना लेते हैं। एल कॉस थीटा क्या दिख रहा है इस डायग्राम में? अगर मैं, ये तो एल साइन थीटा हो गया, ये एल है ये थीटा है, तो एल कॉस थीटा ये होगी। और ये क्या बोलते हैं इसको अपन? हाइट ऑफ कोनिकल पेंडुलम। हाइट ऑफ कोनिकल पेंडुलम कहलाती है एल कॉस। मतलब एल कॉस थीटा नहीं, ये वाली लेंथ। हाइट तो कौन ऐसा ही तो बन रहा है, दिख रहा है शेप कौन बनता हुआ। तो इसका फॉर्मूला आप इस फॉर्मेट में याद रख सकते हो, जी अपॉन एच। और आखिरी चीज क्या है? टाइम पीरियड को कैपिटल टी से नोट करते। तो देखो टाइम पीरियड का मतलब समझो पहले तो। रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ, बस नहीं छूट रही? छूट रही है क्या? कोई बात, 2 मिनट रुक जाओ। टाइम पीरियड का मतलब है एक चक्कर में कितना टाइम लगा। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर में, हर चक्कर में लगने वाले टाइम को टाइम पीरियड नहीं कह सकते। टाइम पीरियड केवल तभी डिफाइन है जब हर चक्कर में सेम टाइम लग रहा हो। तुम समझ में नहीं क्या बोल रहे हैं? जैसे मैं घड़ी का टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ, क्योंकि घड़ी में जो सेकंड्स हैंड है उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। क्योंकि वो अगला चक्कर भी 60 सेकंड में करेगी, उसके बाद वाला भी 60 सेकंड में। तो इसको टाइम पीरियड तब डिफाइन करते हैं जब उसको हर चक्कर में सेम टाइम लग रहा हो। समझ में आई बात? जैसे कि यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है, तो अपना हर सर्कुलेशन, हर रिवॉल्यूशन सेम टाइम में कंप्लीट करेगा, तो इसलिए टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड आप बोल रहे हो ओमेगा कांस्टेंट है, सेम टाइम में कंप्लीट, तो कुल मिला के एक ही फॉर्मूला लग सकता है, थीटा बराबर ओमेगा टी, क्योंकि टाइप 1 हो गया ना ओमेगा कांस्टेंट। तो थीटा कितना हो गया? 2 पाई। ओमेगा वहां से लगाएंगे, और उस केस में इसको कैपिटल टी, क्योंकि एक चक्कर मतलब थीटा 2 पाई। तो टी बराबर कितना हो गया?
तो कभी भी किसी भी चैप्टर में आपसे टाइम पीरियड का अगर फॉर्मूला पूछे, टाइम पीरियड पूछे, तो आप क्या निकालोगे? 2 पाई बाय ओमेगा। नहीं, टाइम पीरियड लिखा तो है। और बाद में ओमेगा की वैल्यू रख दो, डिवाइड बाय ओमेगा, बस लिख लो अब तो, ठीक है। या तो इस फॉर्मेट में, या लिख लो लिख लो। ये ये आपके कॉनिकल पेंडुलम होंगे। तो आपके लिए होमवर्क भी है। होमवर्क है BV3 में से, 2 में से नहीं, फिर बोल रहा हूँ, कल ये मत बोलना सर मैं तो 2 कर लाया। 3 करके लानी है। 3 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 8 करके लानी है।